Hello student, welcome to online lecture series on analog circuit ATC semester 4 subject. Myself Kapil Lama, assistant professor, St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. So student, this is lecture number 18 and in unit 4 we will cover the following topics regarding the concept of multivibrators, astable multivibrators and monostable multivibrators. So this topic is very large. So we take one by one concept of individual multivibrators and classifications. Let's start with multivibrators. What are those? So about multivibrator, we can say that these are multivibrators, oscillators are used in many circuits and they are simple to construct. So it is possible to construct them using a couple of transistors, but it is also possible to construct a simple multivibrator circuit using an operation amplifier. तो ट्रांजिस्टर्स की अपनी एक डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स, और ऑपरेशन एम्पलीफायर की अपनी एक एडवांटेजेस है जिसके कारण हम मल्टी वाइब्रेटर्स को ऑपरेशन एम्पलीफायर की मदद से बना सकते हैं। और सर्किट को ऑपरेशन एम्पलीफायर बनाने की वजह से आप इसको बहुत सारी एप्लीकेशंस में विद सिंपल स्क्वायर वेव ऑसिलेटर सर्किट की रिक्वायर्ड पड़ेगी। ओके, so this is the basic diagram of multivibrator, that is comparatively very simple, requiring an operation amplifier, and along 3 resistors are one capacitor is connected in the circuit. As you see, if we talk about the difference between the astable and monostable multivibrator, so astable multivibrator is what? That is in which the circuit is not stable in either state. It is continuously switches from one state to the other state. तो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में चूँकि 2 स्टेट्स हैं और वो दोनों स्टेट पर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, बाउंस बैक करता रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो इसका काम जस्ट तरीके के रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह ही है। ओके, और अगर हम मोनोस्टेबल की बात करें तो इसमें वन स्टेट इज स्टेबल, ओके, बट अदर स्टेट इज़ अनस्टेबल। यानी कि मोनोस्टेबल की बात करें तो स्टूडेंट स्टेबल स्टेट्स स्टेट्स आपकी 2 हैं जिसमें से एक स्टेबल है और दूसरी अनस्टेबल है। ओके, तो जैसे अभी हम मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करें, दैट इज़ स्क्वायर वेव जनरेटर। तो सर्किट में जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि नॉन इन्वर्टिंग एंड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लगाया हुआ है और इन्वर्टिंग एंड पे एक फीडबैक एलिमेंट लगाया हुआ है। साथ ही साथ आपने इनपुट एंड पर कैपेसिटर और आउटपुट के आसपास आपने यहाँ पर डायोड्स का भी रिप्रेजेंटेशन, डायोड्स नहीं कहेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर का कंसेप्ट लिया हुआ है ताकि आपको कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहे। ओके, तो जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट कि सिंपल ऑपरेशन एम्पलीफायर बेस्ड स्क्वायर वेव जनरेटर को हम फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी कहा करते हैं। तो चूँकि ये स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात हो रही है और जिसको हम स्क्वायर वेव जनरेटर के तौर पर देख रहे हैं, तो ये फ्री रनिंग ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव आउटपुट इज टू फोर्स एन ऑपरेशन एम्पलीफायर टू ऑपरेट इन द सैचुरेशन रीजन। तो इसका सीधा सीधा प्रिंसिपल यही है कि जब आप स्क्वायर वेव जनरेट करवाओगे ऑपरेशन एम्पलीफायर से, तो हमेशा इसको स्क्वायर वेव को जनरेट करवाएगा सैचुरेशन मोड में। तो आपको पता है कि जो उसकी ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो सैचुरेशन मोड कहाँ है? एक तो इधर है, एक इधर है। ओके, नाउ फ्रैक्शन ऑफ बीटा, दैट इज़ आप यहाँ देखोगे स्टूडेंट कि दिस इज़ द बीटा पार्ट जिसके बारे में वो डिस्कशन चल रही है। द आउटपुट इज फीडबैक टू द इनपुट टर्मिनल्स। ओके, क्योंकि हम क्लोज लूप की बात कर रहे हैं और क्लोज लूप में हमारा जो आउटपुट है वो फ्रैक्शन पार्ट हमारा क्या होता है? इनपुट टर्मिनल्स पे दिया जाता है। तो जो रेफरेंस वोल्टेज है उसकी वैल्यू है बीटा टाइम्स वी नॉट एंड मे टेक्स द वैल्यू ऑफ प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन। तो जैसे मैंने बताया कि ड्यूअल सप्लाई वोल्टेज है, प्लस वी सैचुरेशन ले सकता है या माइनस वी सैचुरेशन लेगा डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस इनपुट। So output is also feedback to the input terminal after integrating by means of low pass RC combination। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे RC combination लगा हुआ है
और उस RC कॉम्बिनेशंस के द्वारा आपका आउटपुट भी फीडबैक होता है इनपुट टर्मिनल्स पर। Whenever input at the input terminal just exceeds the V reference switching, कि जैसे ही वो V रेफरेंस से आपका जो इनपुट नेगेटिव इनपुट टर्मिनल से एक्सीड होगा तो स्विचिंग वहाँ पर टेक प्लेस होगी, जिससे कि एक स्क्वायर वेव आउटपुट आपको जनरेट होती दिखेगी। तो एन अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोथ स्टेट्स आर क्वाजी स्टेबल स्टेट्स। So such kind of waveform you see in the operation amplifier output circuit. That is the waveform represent, जो आप waveform यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, एक देख रहे हैं आउटपुट की और एक देख रहे हैं आप कैपेसिटर वोल्टेज की। तो ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर वोल्टेज का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, दैट इज द कैपेसिटर वोल्टेज। और जो ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्क्वायर वेव, ये है आपका V आउटपुट वोल्टेज, जो कि ऑपरेशन एम्पलीफायर की मदद से जनरेट हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में एक पार्ट हाफ साइकिल तक वो चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, उसके बाद उसको टाइम लग रहा है अगले नेक्स्ट साइकिल में हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होने में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल में एक वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, उतना हमारे को मिल रहा है। ओके, कंसीडर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द आउटपुट इज एट V सैचुरेशन मोड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि V सैचुरेशन मोड पर जैसे ही आपका आउटपुट पहुंचेगा तो कैपेसिटर उस समय चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू रेजिस्टेंस R। तो आउटपुट वोल्टेज पे जो आपका नॉन इन्वर्टिंग एंड पे जो इनपुट टर्मिनल है वो हेल्ड है प्लस V सैचुरेशन बाय R1 एंड R2 कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप सर्किट में दिखाऊँ मैं आपको, इसकी कॉम्बिनेशन की बात वो कर रहा है। ओके, तो ये हो गया। तो दिस कंडीशन कंटिन्यूज एट द चार्ज ऑन C राइज अंटिल इट जस्ट एक्सीड्स द V सैचुरेशन द रेफरेंस वोल्टेज। तो जैसे ही V रेफरेंस वोल्टेज से वो एक्सीड कर देगा चार्जिंग, तो ये तब तक कंटिन्यू होएगी। उसके बाद व्हेन द वोल्टेज एट इनपुट टर्मिनल बिकम्स ग्रेटर देन दिस रेफरेंस वोल्टेज, आउटपुट इज ड्रिवन टू माइनस V सैचुरेशन। तो इसके बाद क्या होगा कि जब आपकी इनपुट टर्मिनल बिकम ग्रेटर हो जाएगी रेफरेंस वोल्टेज से, तो आउटपुट हमेशा माइनस V सैचुरेशन मोड चला जाएगा। एट दिस इंस्टेंट वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर इज प्लस V सैचुरेशन। तो उसके बाद फिर वो क्या करना स्टार्ट करेगा, बिगिन टू डिस्चार्ज थ्रू R, दैट इज चार्जेस मोर एंड मोर नेगेटिवली अंटिल वोल्टेज जस्ट एक्सीज माइनस V सैचुरेशन। तो आउटपुट स्विचेस बैक टू द प्लस V सैचुरेशन मोड। तो एक कंप्लीट साइकिल में ये ऐसा कर देता है। अब स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड, तो जैसे कि स्टूडेंट देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द टाइम इट टेक्स द कैपेसिटर टू चार्ज फ्रॉम माइनस V सैचुरेशन टू प्लस V सैचुरेशन वर्सा एंड वाइस वर्सा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है टाइम, वो प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो voltage across the capacitor as a function of time is given by VCT is equal to VF plus VI minus VF e की पावर माइनस T ओवर RFC। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि VF क्या है, फाइनल वोल्टेज दैट इज प्लस V सैचुरेशन, और VI क्या है, दैट इज इनिशियल वैल्यू दैट इज माइनस V सैचुरेशन, बिकॉज इट इज चार्जिंग फ्रॉम माइनस V सैचुरेशन मोड टू प्लस V सैचुरेशन मोड। Now VCT is equal to V saturation plus of minus V saturation minus V saturation। हमने दोनों की वैल्यू VI और VF की वैल्यू इस पर दोनों में पुटअप कर दी है, दोनों नेगेटिव साइन में है। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब देखिए स्टूडेंट की बीटा और बीटा, अगर हम V सैचुरेशन को कॉमन ले लें माइनस साइन के साथ, इस वाली पॉइंट की बात कर रहे हैं कि यदि आप इसके अंदर माइनस V सैचुरेशन में माइनस V सैचुरेशन अगर कॉमन ले लें तो बीटा प्लस 1 e की पावर माइनस T, तो ये फॉर्मूला, और पूरी इक्वेशन में से अगर V सैचुरेशन कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वेशन आपको बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आपकी सेकेंड इक्वेशन VCT दैट इज VSC
तो माइनस वी सैचुरेशन 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस टी आर एफ सी, तो ये दो इक्वेशन हो गई। तो टाइम इज इक्वल टू T1, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर रीचेज प्लस वी सैचुरेशन एंड स्विचिंग टेक प्लेस। तो वी सी टी अब अभी ये टाइम T1 की बात कर रहे हैं, तो वी सैचुरेशन यानी पहुंच गया टाइम T1 पे आपका कंप्लीट सैचुरेट जो है चार्जिंग हो गया। तो इक्वेटिंग द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, वी सैचुरेशन माइनस वी सैचुरेशन ऑफ 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस टी ओवर आर एफ सी इज इक्वल टू प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी सैचुरेशन। तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट कि दोनों में से फिर हमने वी सैचुरेशन कॉमन लिया, तो वी सैचुरेशन कैंसल आउट, इट विल बिकम एज 1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस टी ओवर आर एफ सी इज इक्वल टू बीटा। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने लगेंगे, तो इक्वेशन जो बनेगी स्टूडेंट वो बनेगी 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस T1, क्योंकि अब टी की जगह हम T1 पुट करेंगे ओवर आर एफ सी। अब चूंकि ये ई है तो ई अब जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो बन क्या जाएगा स्टूडेंट, ये लॉग ऑफ 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू T1 ओवर आर एफ सी। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस लॉग 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर एफ सी। तो टोटल टाइम पीरियड आपको कितना है स्टूडेंट, 2t। तो इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी। अब इसमें हम इसके अंदर वैल्यूज़, जो वैल्यू हम जनरली पुट कर लेते हैं वो R1 R2 की वैल्यू है, R1 R2 की इक्वल है, बीटा की वैल्यू 0.5 है और टी की वैल्यू इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी आपको 1/2 RFC से ऑब्टेन हो जाएगी। So student, if we talk about the monostable multivibrator, that is has one stable state and one quasi stable state, तो सर्किट जो रिमेन रहेगा स्टेबल स्टेट में टिल एन एक्सटर्नल ट्रिगिंग पल्स कॉजेज ए ट्रांजिशन टू इज क्वाजी स्टेबल स्टेट। तो ट्रिगरिंग तक, जब तक आपका एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स जनरेट नहीं होता तब तक वो रिमेन स्टेबल स्टेट में रहेगा। तो सर्किट कम बैक्स टू द स्टेबल स्टेट आफ्टर ए कंप्लीट पीरियड ऑफ टी, एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद वापस वो अपने स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो therefore it generates a single output pulse in response to a input pulse and it's referred to as one shot or single shot। तो वन शॉट और सिंगल शॉट, क्योंकि मोनो है, मोनो का मतलब सिंगल, एक। तो ये एक पल्स के अंदर इनपुट पल्स जब जनरेट होते हैं तो एक पल्स के अंदर ये सीधा क्या आ जाता है स्टूडेंट, आ जाता है वापस अपने ओरिजिनल स्टेबल स्टेट के अंदर। तो दिस इज़ द डायग्राम स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं एक ट्रिगर पल्स हुई है, नेगेटिव ट्रिगर पल्स दिखा रखा है, एक बीसी सर्किट दिखा रखा है, और इन्वर्टिंग एंड पे आपने जब नेगेटिव ट्रिगर पल्स दिया तो मोनो मल्टीवाइब्रेट सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफाइंग द ए स्टेबल सर्किट बाय कंबाइनिंग अ डायोड D1 across the capacitor C so as to clamp VC at VD during positive excursion। तो सर्किट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, वो चेंज आपका जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर था उसमें ही चेंज किया गया है। क्या कि नेगेटिव साइड में आप देखेंगे स्टूडेंट, ये जो कम्बिनेशन है कि कैपेसिटर के अलॉन्ग आपने क्या लगाया, डायोड D1, ताकि ये क्या करेगा, क्लैंप करेगा VC को एट VD ड्यूरिंग पॉजिटिव एक्सकर्शन। ओके, तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द सर्किट विल रिमेन इट्स स्टेबल स्टेट। जैसे कि कहता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपका सर्किट जो है स्टेबल स्टेट में रहेगा। जो आउटपुट वोल्टेज देगा वो क्या देगा, वी आउट इज इक्वल टू प्लस वी आउट और प्लस वी जेड, जो जीरो डायोड के अक्रॉस आपका वोल्टेज है, एंड द कैपेसिटर सी इज क्लैम्प्ड एट द वोल्टेज VD। अब VD आपकी जो डायोड की जो रेफरेंस वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 0.7 वोल्टेज है। ओके, तो वोल्टेज VD मस्ट बी लेस देन द बीटा वी आउट फॉर VIN लेस देन 0। अब सर्किट को स्विच कब कर सकते हैं, टू अदर स्टेट बाय अप्लाइंग ए नेगेटिव पल्स विद एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन वी आउट माइनस VD टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ हमने नेगेटिव पल्स देना स्टार्ट किया और सर्किट को हमने स्विच करना स्टार्ट किया। तो व्हेन ए ट्रिगर पल्स विद एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन वी आउट माइनस VD इज अप्लाइड, VIN goes positive cause a transistor in the state to the circuit to V minus V out। इससे हुआ क्या कि जैसे ट्रिगर अप्लाई हुआ तो एक पॉजिटिव
VIN goes to a positive, causing a transistor in the state of the circuit. Capacitor C now discharges exponentially with respect to time. और कैपेसिटर का जो चार्जिंग है वो एक्सपोनेंस करेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जो कैपेसिटर का जो चार्जिंग रेट है वो कुछ इस तरीके से होता है, फिर ये डिस्चार्ज इस तरीके से होता है, ये एक्सपोनेंशियली कर्व है, तो ये डिपेंड करेगा इस वाले फैक्टर के ऊपर। ओके, तो व्हेन कैपेसिटर वोल्टेज VC बिकम मोर नेगेटिव देन माइनस V आउट, VIN बिकम नेगेटिव, सो देयरफॉर आउटपुट स्विंग बैक टू द प्लस V आउट स्टेडी स्टेट आउटपुट, and now capacitor charges towards plus V out till VC attain VD and capacitor become clamped at VD, और तब तक वो चार्ज होता रहेगा जब तक कैपेसिटर कहाँ ना हो जाए क्लैम्प VD तक। तो ये जो ट्रिगर पल्स है, कैपेसिटर वोल्टेज वेवफॉर्म एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आर शोन इन द फिगर्स रिस्पेक्टिवली, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं। Width of the trigger pulse must be smaller than the duration of the output pulse generated। तो ये देखिए, हमेशा याद रखिए कि जो विड्थ है ट्रिगर पल्स की वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, आउटपुट पल्स जनरेशन से कम रहनी चाहिए, दैट इज़ द मेन कंडीशन। सो कहता है कि यदि आपको सर्किट के ऊपर रिलायबल ऑपरेशन करवाना है तो सर्किट नॉट बी ट्रिगर्ड अगेन बिफोर टी, तो ट्रिगर ना करें, एक कंप्लीट टी के बाद ही आप इसको ट्रिगर करें, तो तभी आपका रिलायबल एक ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। सो स्टूडेंट, ड्यूरिंग क्वासी स्टेबल स्टेट कैपेसिटर वोल्टेज जो गिवन की गई है VC माइनस V आउट प्लस VD e की पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अब वो कहता है कि यदि एक t है, कैपिटल T यानी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, तो VC इज इक्वल टू माइनस V आउट। तो VC की वैल्यू आपने पुट करी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, ये वाली इक्वेशन आपने यहाँ पुट करी, तो ये होगी माइनस V आउट प्लस ये सारा इक्वेशन सेम टू सेम रहा। तो जो E की वैल्यू है स्टूडेंट, ये क्योंकि E वाला पार्ट है, लॉग में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये E इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो T निकालना है हमारे को, मेन चीज़ है T, तो T की वैल्यू कितनी आएगी, RFC लॉग ऑफ 1 प्लस VD बाई V आउट, लॉग ऑफ 1 प्लस VD डिवाइड बाई V आउट डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा। यूजुअली बीटा जो आपका VD है डायोड वैल्यू, वो हमेशा V आउट से कम है। तो अगर हम R2 R3 की इक्वल रखें और इफ़ बीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हाफ वैल्यू आ जाएगी, तो इससे हमारा T की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 0.693 RFC निकल जाएगी। ओके, so in this way you will able to see कि how the T is obtained as 0.693 RFC। तो RFC की वैल्यू भी आप यहाँ ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेंगे और टाइम पता लग जाएगा कितने सेकंड के बाद ये चार्ज और डिस्चार्ज क्वासी स्टेबल में रह पाता है। तो कैपेसिटर की वोल्टेज भी डिफाइन कर रहा है और टाइम पीरियड भी डिफाइन कर रहा है। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये दोनों पॉइंट कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में वो टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।